बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी दुआ भी पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए, ज़बान की गिरा खोलने के लिए और दिल को बड़ा करने के लिए और नॉलेज को अंदर समाने के लिए ये हेल्प ले लेनी चाहिए। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? कल का अल्हम्दुलिल्लाह मैम। कल कल जो आपका लेक्चर हुआ था, कुछ खोल के देखा किताब से? सरसरी सरसरी सा के क्या लिया है? कोई होता है ना, चैप्टर खोल लेता है इंसान ऐसे ही देखने के लिए कि ये कहाँ से पढ़ाया था, चलो मेन मोटे मोटे लफ्ज ही मैं देख लूं। जी मैम, बायोएनर्जेटिक्स लिपिड चैप्टर 6। लिपिड चैप्टर 6, हाँ जी। कोई उसके अंदर से क्वेरी या किसी को कोई मसला जो आप पूछना चाह रहे हो या कोई बात समझ बिल्कुल ही ना आई हो? इसका मतलब है या सब कुछ समझ आ गया है या कुछ भी समझ नहीं आया। चले फिर हम स्पीड पकड़ते हैं, तो हम आगे चलते जाते हैं अगर आप लोगों ने नहीं कोई कमेंट करना। अच्छा, इसमें कल जो हमने बात की थी ना, जैसे एंथैल्पी द हीट कंटेंट, एंट्रोपी द डिसऑर्डर, डेल्टा जी द फ्री एनर्जी, और फिर डेल्टा जी नॉट भी था जो स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर होता था, और एक्सोथर्मिक जिनको हमने एक्सर्गोनिक रिएक्शंस कहा था, एंड एंडोथर्मिक जिनको हमने एंडरगोनिक कहा था। सो उसी की थोड़ी सी रिवीजन ताकि हम आगे फिर टेक ऑफ कर सके। एंडरगोनिक मींस अब्सॉर्बिंग एनर्जी, एक्सर्गोनिक मींस रिलीजिंग। नेचर क्या है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है एंडरगोनिक, एंड एक्सर्गोनिक इज स्पॉन्टेनियस। गिब्स फ्री एनर्जी, जो उसकी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, दिस इज पॉजिटिव इन एंडरगोनिक, एंड गिब्स फ्री एनर्जी इज नेगेटिव इन एक्सर्गोनिक। प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स कंटेन हायर एनर्जी देन द रिएक्टेंट्स इन एंडरगोनिक, एब्जॉर्ब की होती है एनर्जी, और प्रोडक्ट्स कंटेन लेस एनर्जी देन द रिएक्टेंट्स, क्योंकि उन्होंने बेतहाशा एनर्जी निकाल दी होती है प्रोडक्ट बनते बनते। तो दीज आर द मेन डिफरेंसेस। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए टू राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन एंडरगोनिक एंड एक्सर्गोनिक, तो ये आपने फिर याद रखनी है। जिसको समझ आई होगी वो खुद भी लिख लेगा, बेशक वो इधर से पढ़े। ये मुझे ही सेंटर में स्क्रीन एक नजर आ रही है, प्लीज। ओके अच्छा, ये मैंने आपको कल बताया था ना कि मैं आपको बताऊंगी कैसे वो डिराइव की जाती है इक्वेशन, जिसके आखिर में हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते थे। ये डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग ऑफ के इक्विवेलेंट, ये वाली इक्वेशन जो है मैंने कहा था मैं बताऊंगी कैसे इसको डिराइव किया था। तो ये आपको कोई पूछेगा तो नहीं कि कैसे डिराइव किया, लेकिन देखें स्टार्टिंग ऑफ फॉर अ रिएक्शन A plus B to AB, कहते हैं रेट इज प्रोपोर्शनल टू A कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ B मल्टीप्लाइंग बाय अ कांस्टेंट, रेट इज इक्वल टू K A क्रॉस B। For forward reaction, rate is equal to K1 A cross B. For reverse reaction, rate is equal to K1 C D. यहाँ पर वैसे K2 होना चाहिए, for reverse reaction K2 होगा। Since rate of forward and reverse reaction is equal at equilibrium, K1AB is equal to K2CD. Rearranging the equation के K1 को एक तरफ और reactants products को दूसरी तरफ, K1 over K2 is equal to CD over AB. यहाँ पर K इक्विवेलेंट एक और इक्विवेलेंट लेकर आ रहे हैं, इज इक्वल टू K1 over K2, कि K1 K2 इक्वल हो गया इसके, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C over D, CD over AB। तो इसको अगर हम आगे देखें ना, तो यहाँ पर ये जो कह रहा है डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये मैंने फिर डेल्टा करेक्ट नहीं किया, मेरे कंप्यूटर पे उस वक्त हो नहीं रहा था, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी इन बी ओवर ए। डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, उसको 0 कर दिया, डेल्टा जी नॉट पीछे रह जाएगा, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी इन के इक्विवेलेंट। अब डेल्टा जी नॉट को इधर ही छोड़ देंगे और जब इस सारी अमाउंट को लेफ्ट पे लेकर जाएंगे तो वो माइनस हो जाएंगे। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी इन बी ओवर ए के इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर आखिर में फिर ये इस तरह से इक्वेशन डिराइव हो जाती है। आपको कोई नहीं कहेगा इसको डिराइव करें, लेकिन मैंने सिर्फ सुपरफिशियली आपको दिखा दी है।
जी नाजिश, नाजिश you have raised the hand, you want to say something? नो मैम, बाय मिस्टेक हो गया। बाय मिस्टेक, अच्छा अच्छा ठीक है। तो वो इक्वेशन तक की बात ये रहेगी, आपने इक्वेशन को याद रखना है वैसे, क्योंकि किसी कभी एमसीक्यूज में आ सकता है रिलेशन के तौर पर डेल्टा जी नॉट इज प्रोपोर्शनल टू सो एंड सो, तो वो उसके अंदर आपको हेल्प आउट हो जाएगा। अच्छा देखें, एज फार एज ऑल द केमिकल रिएक्शंस व्हिच यू डू स्टडी, ठीक है, जैसे A प्लस बी गिव्स राइज टू C प्लस डी, इसके अंदर कभी कभी अगर आपने जब ग्लाइकोलाइसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल करेंगे ना, तो कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, सम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं जो वक्ती तौर पर रिएक्शन का साथ देते हैं। कभी हम उनको रिएक्शन के बीच में भी नहीं लिखते, मतलब A प्लस बी गिव राइज टू C प्लस डी, लेकिन एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है जो उस रिएक्शन को होने में हेल्प कर रहा होता है, जैसे वो ATP भी हो सकता है कि ATP ने एनर्जी दी तो रिएक्शन प्रोसीड हुआ। तो इस तरह से ये वाली जो डायग्राम है ना, ये बताने की कोशिश करी है कि अगर A कंपाउंड इज टर्निंग इनटू B कंपाउंड और ये एक रिएक्शन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्गोनिक है, तो कोई ऐसा रिएक्शन भी होता है कि फॉर एग्जांपल अगर वो C से D पे जाना है तो इट नीड्स एनर्जी, एनर्जी लेने के बगैर ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं कर सकता। तो जो हमारे साइकिल्स हैं बॉडी में, वो इतने इंटरमिंगल हैं, इतने इंटरकनेक्टेड हैं कि समटाइम्स जो ऐसा रिएक्शन होता है जिसको कोई एक्सर्गोनिक एनर्जी या जिसको एनर्जी इनटेक लेनी पड़ती है, तो वो ये दो रिएक्शन A टू B और C टू D ऐसा आपस में मिलते हैं कि इसके बीच में इस कॉमन पॉइंट पर कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड आ जाता है कि जो यहाँ से एनर्जी जो निकली होती है उसको लेकर के इस रिएक्शन को दे करके तो दोनों आपस में प्रोसीड फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं एंडरगोनिक प्रोसेसेस प्रोसीडेड बाय कपलिंग टू एक्सर्गोनिक प्रोसेसेस, यानी यहाँ पर कपलिंग हो गई है। ये चीज थोड़ी सी पॉइंट क्लियर हुई है ना? यानी कपलिंग में जो हमारे वाइटल प्रोसेसेस है बॉडी में, उसमें केमिकल लिंकेज या कपलिंग टू ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होता है। फॉर एग्जांपल इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस में, अब उसमें भी एटीपी आ रही होती है बीच में, क्योंकि एटीपी अपनी फॉस्फेट देगी तो वहां पर मायोसिन एक्टिन आपस में कॉन्ट्रैक्शन उनकी होगी और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ओवरऑल। अगर वो एटीपी एज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं आएगा, ये कपलिंग नहीं होगी, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल नहीं हो पाए। इसी तरह सिंथेटिक रिएक्शंस है बहुत ज्यादा, नर्व इम्पल्स कंडक्शन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जो हम पढ़ते रहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जहाँ लो से हाई पे जाना होता है, वो भी सपोर्ट आपने देखा ना, एटीपी डिपेंडेंट भी होते हैं, जैसे वो प्रोटॉन पंप है एटीपी डिपेंडेंट होता है, तो दैट इज बेसिकली कपलिंग का एक्शन ही वहां पर भी हो रहा है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आप नहीं पढ़ते सारा साल, लेकिन असल चीज जो वहाँ सोडियम पोटेशियम एटीपीएज में हो रही होती है, वहाँ ये कपलिंग रिएक्शन हो रहा होता है। टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस क्या है? एक्सर्गोनिक रिएक्शन को हम कैटाबोलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि ब्रेकडाउन हो रहा होता है, चीजें टूट फूट रही होती हैं। जहां पर सिंथेटिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बिल्डिंग ऑफ द सब्सटेंसेस, उसको एनाबोलिज्म कहते हैं। एंड एज यू नो, एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म इज द मेटाबोलिज्म। अच्छा, इसका अब इसकी मैंने आपको बताया ना, इफ रिएक्शन इज टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओवरऑल प्रोसेस मस्ट बी अकम्पनीड बाय लॉस ऑफ फ्री एनर्जी एज हीट। A common obligatory intermediate took part in both the reactions, जहां हमने वो क्रॉस वाली जो डायग्राम अभी देखी थी। This type of system has a built-in mechanism for biological control. ऐसा करने से एक सिस्टम कंट्रोल में रहता है कि ऐसा नहीं होता कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट देता रहे और हमारी बॉडी को बर्न आउट कर दे और हीटेड कर दे। Therefore, it acts as a control in our system. ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड जो भी बनता है, जो एटीपी भी हो सकता है, तो ये इसको कंट्रोल में रखता है, टू प्रिवेंट इंडिविजुअल फ्रॉम बर्निंग आउट ऑफ कंट्रोल। इसी तरह देखें, दिस इज अनदर वे टू एंडरगोनिक एक्सर्गोनिक की कपलिंग में ये दो हैं रिएक्शन। ये ऐसा है कि इसने इसको पुल किया तो स्पॉन्टेनियसली इट रन्स डाउन द हिल, ठीक है। अगर यहाँ पर ये ऊपर जाना है तो जब तक इसे कोई फोर्स नहीं पुश करेगी ये ऊपर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, ये एक रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियसली हुआ, उसने ये इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है वो दिया है, which hit it and it went upward।
सो क्या हुआ कि इसकी और इसकी आपस में कपलिंग हो गई है और इस इंटरमीडिएट कंपाउंड ने इसको हेल्प आउट कर दिया. So ATP powers cellular work by coupling exergonic reactions to endergonic reactions. So the ATP, अगर कोई भी आपको intermediate compound का नाम पूछे तो quite easily you can say ATP. Energetically favorable drives the unfavorable one. यानी कि एक यहाँ पर ये spontaneous reaction है, यानी ये यहाँ पर ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये स्पॉन्टेनियस है. जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो जब हो जाएगा साथ ही एक्सोथर्मिक एनर्जी यहाँ पर देगा एटीपी के अंदर. इसको ये यहाँ से अपनी एनर्जी एडीपी प्लस पीआई जब ब्रेक होगी तो यहाँ से ठीक ठाक अमाउंट ऑफ एनर्जी इधर रिलीज होगी जो प्रोडक्ट 1 को मिलेगी और यहाँ से ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट 1 में कन्वर्ट हो जाएगी. यानी ये एटीपी अपनी एनर्जी रिएक्टेंट 1 को देगी एंड इट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट 1. thus a spontaneous reaction will convert a non-spontaneous one also in a forward direction. So ये energetically favorable drives the non-energetically favorable. Biological advantage of this mechanism is that compound of high potential energy, unlike I in C or D, allowing E to serve as यानी कि इससे जो हाई पोटेंशियल एनर्जी पे कंपाउंड्स होंगे, जैसे ये यहाँ पर इनके अंदर ज्यादा पोटेंशियल था, इन्होंने अपना पोटेंशियल इसको दिया और इसने अपना पोटेंशियल फिर इसको दिया टू लेस पोटेंशियल कंपाउंड. अच्छा, दिस इज अ एमसीक्यू और आप मुझे इसका आंसर देंगे. देखें, क्वेश्चन है दैट वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन बाय ऑप्शन ए चेंजिंग पीएच, 2 coupling two endergonic reactions, 3 removing product as soon as they are formed, 4 increasing temperature of environment, 5 adding more enzyme molecules. So we can change the direction of reaction by what? pH को change करके, coupling करके, removing product, increasing temperature या enzyme molecules को add करके. डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं? एक ने फॉरवर्ड जाना है, एक ने नीचे से ऊपर आ रहा था ना, एक ऊपर से नीचे था, एक नीचे से ऊपर था, तो हमने कैसे इनको चेंज किया था? हमने इन दोनों में क्या की थी? इधर लिखा भी हुआ है, अभी हम पढ़ के गुजरे हैं, कपलिंग करेंगे इसके अंदर. ठीक है, सो ये एमसीक्यू इससे पहले आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको इधर लिख के दी. और ये भी बात हमने डिस्कस कर ली है कि रिएक्शंस विद वेरी हाई पॉजिटिव डेल्टा जी, मीनिंग जो कि एंडरगोनिक होते हैं, इन्हें एनर्जी चाहिए होती है, सच एज मूविंग आयंस अगेंस्ट concentration gradient, are enabled by exergonic hydrolysis of ATP with increased negative delta G. ये जो ATP होगी ना, इसके अंदर 3 phosphate groups होते हैं, मीनिंग जब ये टूटेंगे तो इनके जो लास्ट 2 phosphate bonds होते हैं, they are very high energy containing bonds. जब वो टूटेंगे तो they will release a lot of heat, so they have in them a great amount of heat या पोटेंशियल, यानी इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी. जब ब्रेक होगी तो हीट रिलीज होगी. तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर एज इट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चीज ने जाना ही नहीं थी जब तक ये कपलिंग नहीं हुई, एटीपी कन्वर्टिंग टू एटीपी प्लस पीआई. और इसको हम जब एटीपी कन्वर्ट होता है ना टू एडीपी प्लस पीआई, सो वी कॉल इट एज हाइड्रोलिसिस. यहाँ पर लाइसिस हो गई है एटीपी की. इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स, एटीपी इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल बिकॉज इट्स हाइड्रोलिसिस हैज अ हाई एक्टिवेशन एनर्जी. जब कोई एंजाइम्स नहीं मौजूद होते हैं तो ये एक स्टेबल कंपाउंड होता है, लेकिन एंजाइम्स की मौजूदगी में ये अपनी स्टेबिलिटी खो बैठता है, क्योंकि एंजाइम्स इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं, यानी कि उसको दे देते हैं. कपल्ड रिएक्शन एटीपी, ये मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरह से टूटता है, इसी को कहते हैं एक्सऑर्गेनिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी कपल्ड विद एंडरगोनिक डिहाइड्रेशन प्रोसेस. यानी फिर ये एक्सऑर्गेनिक हो रहा है और ये अपनी एनर्जी जब इसको वाटर को दे रहा है तो यहाँ पर एंडरगोनिक प्रोसेस हो रहा है. हाई एनर्जी कंपाउंड्स, यानी एटीपी इज वन ऑफ द मेनी हाई एनर्जी कंपाउंड्स. हम यूज ज्यादा हम इसको करते हैं क्योंकि फॉस्फोइनोल पायरुवेट भी हाई एनर्जी कंपाउंड है, क्रिएटिन फॉस्फेट भी हाई एनर्जी कंपाउंड है क्योंकि इनमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है. द एटीपी इज मोस्ट कॉमन, और इसको आप याद रख लें कि जब हाइड्रोलिसिस इसकी होती है सो इसका जो डेल्टा जी नॉट है दैट इज -7.3 किलो कैलोरीज पर मोल. an easy figure to remember. Compounds that yield energy less than -7.3 are called low energy compounds. और ऐसे compounds भी हैं जिसकी मैं अभी आपको लिस्ट देती हूँ, which on hydrolysis या जब वो टूटते हैं तो वो
greater than -7.3 किलो कैलोरीज रिलीज करते हैं, then they will be known as high energy compounds. उसकी एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे. This is the same thing which is repeated. ये बात, so certain compounds are encountered in the biological system which on hydrolysis yield energy. और ऐसे compounds कौन कौन से हैं? ATP, creatine phosphate, phosphoenol pyruvate, glyceryl 3 phosphate, glucose. ठीक हो गया. तो ये सारी yield energy कार्य है, so they will be known as high energy compounds. या ऐसे compounds हैं which yield energy on hydrolysis. ATP in the living cell, the principal high energy intermediate or carrier compound is ATP. Because of the large negative delta G naught, ATP is called a high energy phosphate compound. A high energy phosphate compound. ये इसका chemical structure है which आप मुझे बताइए, adenosine plus a ribose sugar plus phosphate groups is equal to, chemically we call it what? Nucleotide. एक पूरा नाम लेने लगी थी, एक ने ग्रुप बता दिया. एडिनोसाइन. Adenosine triphosphate. राइट, ओके. सो ठीक है. एंड द मेन थिंग व्हिच यू पीपल डू अ मिस्टेक इज दैट इंस्टेड ऑफ राइबोस शुगर यू राइट डीऑक्सीराइबोस शुगर. So this deoxyribose will be present in the DNA. In that will be present this 5-membered sugar which is ribose. So this is a nucleotide. And what if I break all these phosphate groups from here, when I am left behind this adenosine and ribose? So this was a nucleotide and this will be nucleoside. Wonderful. ठीक हो गया. और इसमें आपको मालूम है ना कि the last 2 bonds are the high energy bonds, this one and this one. So this is ATP if it breaks ADP, if it breaks AMP. ATP plays a central role in transference of free energy from exergonic to endergonic processes. यहाँ पर एनर्जी दे देता है जो फॉस्फेट आयन है. अच्छा, the reaction below depicts one of the steps in glycolysis, which is glucose to glucose 6 phosphate in the presence of ATP. This is a coupled reaction क्योंकि ATP आ गया as an intermediate, meaning the hydrolysis of ATP into ADP is coupled to the conversion of glucose into glucose 6 phosphate. What are the reactants in this? Can you tell me which are the reactants in this? Glucose is the reactant. Products. जो दूसरी साइड पर बन रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसका प्रोडक्ट होगा क्योंकि एनर्जी. Which reaction is the endergonic reaction? ये endergonic reaction है या ये endergonic reaction है? इसमें reactants ATP भी होगा. ATP and glucose are the reactants. ADP and glucose 6 phosphate are the products. और अब इन दो जो रिएक्शन हो रहे हैं ये और ये, इसमें endergonic reaction कौन सा है? इजी क्वेश्चन है. Ma'am, glucose and ATP. Glucose to glucose 6 phosphate is one reaction. ATP to ADP is another reaction. So which is the endergonic reaction out of the two? Hydrolysis of ATP. Is Endergonic. नहीं, ये बात नहीं है. देखिए ये तो ऑलरेडी इसके अंदर हाई मैम एनर्जी. ATP to ADP एक्सर्गोनिक है और जो दूसरा है वो ग्लूकोज to Yes. glucose 6 phosphate एंडरगोनिक. Now you make sense. Exactly. This is endergonic. जो इसकी एनर्जी इसकी तरफ से आ जानी है क्योंकि ये exergonic है. Okay, which reaction is the exergonic reaction? वो ये वाला है. तो इसमें आपने ध्यान रखना है, रिएक्टेंट सिर्फ ये नहीं है, रिएक्टेंट ये भी है. प्रोडक्ट सिर्फ ये नहीं है, प्रोडक्ट ये भी है. Importance of the phosphates in intermediary metabolism became evident with the discovery of role of ATP, ADP and PI, organic phosphate. तो ये आपको मालूम ही है कि इसको क्या कहेंगे, AMP, ADP, ATP.
और ये भी ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 वो हमने देख लिया है। और ये देखें ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो अभी हमने पीछे भी किया था, यही वाला किया ना। एटीपी टू एडीपी के अंदर मैग्नीशियम भी यहाँ पर जरूर होती है। एनर्जी इनपुट दी जा रही है इसको इधर से। एटीपी फंक्शंस एज मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स इन द सेल। ये भी पूछ लेते हैं वाइवा में कि इसके साथ कौन सा एलिमेंट इनऑर्गेनिक एलिमेंट अटैच्ड होता है जिसके बगैर ये काम नहीं कर सकता। ग्लिसरॉल टू ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल काइनेज। और यहाँ पर फिर ये एक्सोथर्मिक अपना दे रहा है एनर्जी, और ये एंडरगोनिक है। ये फिर वही एक के साथ एएमपी एडीपी एटीपी जस्ट फॉर। और ये देखें एटीपी है तो फुली चार्ज है, एटीपी हाफ चार्ज है, एएमपी अनचार्ज है। एएमपी पर कोई उसके फॉस्फेट ग्रुप जो अटैच होता है उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। इसमें एडीपी में होती है और एटीपी में होती है। और टी इज फॉर ट्राई डाई एंड मोनो। इस सेल के थ्रू दिखाया हुआ है, एक फुली चार्ज है, एक हाफ चार्ज है। स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी अगेन दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप। और अच्छा एक और चीज ये है, इसका जो आप कहीं पढ़ेंगे जो इसका ये चार्ज है ना, जब ये यहाँ से टूट जाता है तो ये इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू दिस फॉस्फेट ग्रुप। Intermediate value for delta G naught of hydrolysis of ATP has important significance. Standard free energy यानी कि ये ATPs जो हैं या ADPs या जितने भी फॉस्फेट कंपाउंड्स हैं, देयर बायोकेमिकली इंपॉर्टेंट फॉस्फेट्स। और इसमें आपको अभी टेबल पे आगे कुछ वैल्यूज मैंने दिखानी है, वो कंपैरेटिव टेंडेंसी ऑफ ईच फॉस्फेट ग्रुप, उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी ना, दे विल टेल यू कि उसके अंदर कितनी सलाहियत है अपने ग्रुप को दूसरे कंपाउंड्स में ट्रांसफर करने की। यानी कि मैं अभी आपको बताती हूँ उनमें ग्रुप ट्रांसफर पोटेंशियल कितनी है। अब ये देखें स्टैंडर्ड डेल्टा जी नॉट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सम ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स अगर हम ले लें, इंसान हमें अगर कोई खा ले ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, तो हमारे साथ क्या हो सकता है, यानी कि ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में होता है ना एट्रोपिन और इस तरह की वो ड्रग्स भी होती है कुछ। ये ड्रग्स नहीं है लेकिन वो कुछ ड्रग्स भी होते हैं। एनीवेज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जैसे आप आ जाए एटीपी के ऊपर, तो हमने कहा इसका डेल्टा जी नॉट इज -7.7 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, इसी तरह इसके ऊपर जितने कंपाउंड्स हैं उनकी किलो कैलोरीज पर मोल या उनका डेल्टा जी नॉट ऑफ हाइड्रोलिसिस के ब्रेकिंग पे वो कितनी एनर्जी देंगे वो ज्यादा है। जैसे हम इधर से नीचे जा रहे हैं तो वो एनर्जी कम होती जा रही है। सो सबसे मिनिमम ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट की है -2.2 किलो कैलोरी पर मोल, तो सबसे ज्यादा फॉस्फोइनोल पायरुवेट की है। इन वैल्यूज का मतलब क्या है कि ये इनकी टेंडेंसी कितनी है टू ट्रांसफर देयर फॉस्फेट ग्रुप टू अदर कंपाउंड्स। सो वो टेंडेंसी शो कर रहा है। तो इसको कहते हैं जी डेल्टा जी नॉट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉस्फाजेंस भी कहते हैं, फॉस्फाजेंस। ठीक है, ये थोड़ी टर्म है जो आपने पहले नहीं सुनी हुई है। और ये जो सारा ग्रुप है इसको कहते हैं ग्रुप ट्रांसफर पोटेंशियल, यानी कि ये ट्रांसफर करने की पोटेंशियल बता रहा है कि इन कंपाउंड्स में कितनी पोटेंशियल है फॉस्फेट ग्रुप को कन्वर्ट करने में, ट्रांसफर करने में। अब देखें इसमें इसके थ्रू एक और एमसीक्यू आया हुआ है, उसमें क्या था जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द हाईएस्ट स्टोर्ड एनर्जी। वो जितने आपको पीछे वैल्यूज बताई थी ना, दे आर एक्चुअली द स्टोर्ड पोटेंशियल ऑफ द एनर्जी, कि कितनी एनर्जी स्टोर की हुई है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एटीपी, क्रेटिक फॉस्फेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड कार्बोमन। तो किसमें हाईएस्ट स्टोर्ड एनर्जी है? Phosphoenol pyruvate. You are intelligent. I thought you will get it wrong, but you have gotten it right. ठीक है, so this is the correct answer. अब आपको ये और ये जो डायग्राम है I have taken it from Harper. So लिपनकॉट में बहुत थोड़ा दिया हुआ है लेकिन बहुत अच्छा दिया हुआ है। एटीपी के ऊपर भी एक एक लफ्ज उसका बड़ा कीमती है। और ये टेबल लिया है हार्पर से। I have considered only those 2 books. और इसी तरह देखें उन्हीं कंपाउंड्स को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू हाई एंड लो एनर्जी कंपाउंड्स।
ये वो कंपाउंड्स होंगे हाई एनर्जी कंपाउंड्स विच हैव डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन -7.3। हम एटीपी को स्टैंडर्ड बना रहे हैं। और लो एनर्जी कंपाउंड्स वो होंगे विच विल हैव डेल्टा जी नॉट लेस देन 7.3। तो अगर आप वो टेबल दोबारा देखें ना, उसमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और ये नीचे थे, और एएमपी भी नीचे था एटीपी से, और ये जो एटीपी जीटीपी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पीईपी कार्बामाइल फॉस्फेट साइक्लिक एएमपी ये सब ऊपर है, क्रेटिन फॉस्फेट भी ऊपर था। तो दीज आर हाई एनर्जी कंपाउंड्स, दीज आर द लो एनर्जी कंपाउंड्स। और इन्हीं को सबको क्या कहते हैं, फॉस्फाजेंस, एंड दे एक्ट एज द स्टोरेज फॉर्म्स ऑफ ग्रुप ट्रांसफर पोटेंशियल, एक्ट स्टोरेज फॉर्म्स। और ये कहाँ मौजूद होते हैं? फॉर एग्जांपल अब क्रेटिन फॉस्फेट की अगर हम एग्जांपल लेना, तो दिस इज अ फॉस्फोजेन और इट अकर्स इन द स्केलेटल मसल, इन द हार्ट, इन द स्पर्मेटोजोआ एंड इन द ब्रेन। और अगर हम इसकी एग्जांपल लें या हार्ट की लें या स्पर्म्स के लें, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए और कांस्टेंट सप्लाई चाहिए है, और वो ये फॉस्फोजेंस मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्रुप ट्रांसफर पोटेंशियल रखते हैं। जो व्हेन एटीपी इज अ रैपिडली being utilized as a source of energy for muscular contractions या for spermatozoa या heart, phosphogens permit its concentrations to be maintained, कि ATP की concentration maintain रहे। और ये maintain होती है एक ATP ADP साइकिल के थ्रू, जो कि अपना ATP to ADP रेशो को maintain कर रहा होता है। और phosphogens जो है इनकी concentration को according to the need increase या decrease कर सकते हैं। और just वो जो साइकिल आपको दिखाना है ना, वो साइकिल ये है। इसमें फॉर एग्जांपल ये आप जो ग्लाइकोलिसिस का साइकिल पढ़ते होते हैं, 1,3-bis-phosphoglycerate ग्लाइकोलिसिस से आ रही है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, सक्सिनाइल कोई कहीं और से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो रही है। ये कहाँ होती है? आई गेस दिस हैपेंस इन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन विल हैपन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट वीक प्रोबेबली वही पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे अपने फॉस्फेट ग्रुप्स दे रहे हैं। यहाँ से क्रेब्स साइकिल शुरू हो गया है, यहाँ से भी फॉस्फेट निकलती है, ये क्रेटेन साइकिल है। तो मतलब कहने का ये है कि ये वाले साइकिल्स दे आर मेंटेनिंग दिस एटीपी एडीपी रेशो, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर क्रिएटिन फॉस्फेट हमने बोला था ना, दैट दिस इज अ हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप। फिर एटीपीज भी है हाई एनर्जी। सो ये सारे फॉस्फोजेंस, ये सारे फॉस्फोजेंस है, ये जो नाम इधर लिखे हुए हैं ये भी फॉस्फोजेन है। ग्लूकोज 3 फॉस्फेट भी, दे आर हेल्पिंग आउट टू मेंटेन अ रेशो ऑफ साइक्लिक रेशो ऑफ एटीपी टू एटीपी। और अगर इसमें कुछ सेकंड्स की भी ब्रेक आ जाती है कि एटीपी एटीपी रेशो बहुत कम हो गई है, तो मसल कंट्रैक्शन विल नॉट हैपन, यू विल नॉट बी एबल टू थिंक इन द ब्रेन। सेकंड्स के अंदर ये काम खराब हो जाता है, इसका फंक्शनिंग रुक जाती है। तो इसको मेंटेन करना इतना इम्पोर्टेंट है। और ये अगेन ये वैसे ही बताया हुआ है, क्रेटिन इज कन्वर्टेड टू क्रिएटिनिन in the presence, creatine phosphate is converted to creatine in the presence of ATP. ATP acts as the energy currency of the cell. You all know it. ATP cycle connects those processes that generate phosphate to those processes that utilize phosphate, continuously consuming and regenerating ATP. तो ये ATP साइकिल का सिर्फ कॉन्सेप्ट आपके जहनों में जरूर होना चाहिए। तो वो जितने साइकिल्स हम पढ़ते हैं, दे आर मेंटेनिंग दिस ATP रेशो, और इसको मेंटेन करना जरूरी है, अदरवाइज द सेल साइकिल फंक्शनिंग और सेल फंक्शनिंग विल स्टॉप। 3 मेजर सोर्सेज ऑफ फॉस्फेट टेकिंग पार्ट इन एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी कैप्चर। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है, जहां पर के ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स पास डाउन आर रेस्पिरेटरी चेन, वो आप पढ़ेंगे, जो भी बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इन वन गो by spending a quality time on it to understand it. Number 2, glycolysis, and 3, the citric acid cycle. Classification of the high energy compounds, ये सिर्फ एक repetition होगी उस सारे की। ये सारे high energy compounds हैं जिनकी कैलोरीज कितनी थी, greater than delta G naught, जिसका क्या था, greater than -0.3 या 7.7 yes किलो कैलोरीज पर मोल। और इसी तरह देखें पायरोफॉस्फेट्स में डबल पी आ रहा है,
एटीपी में पायरोफॉस्फेट, ये एग्जांपल्स। एसाइल फॉस्फेट्स, एसाइल, ये एसाइल ग्रुप है, साथ इसके फॉस्फेट अटैच्ड है, ये उसकी एग्जांपल है। एसिटाइल फॉस्फेट में ये ग्रुप होता है। इनोल फॉस्फेट्स में क्या है, ये ईथर है आई गेस, ये ओ लगा हुआ है यहाँ पर, ये एस्टर है, ये ईथर है जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट में जिसकी मैक्सिमम स्टोरेज फॉर्म ऑफ फॉस्फेट की पोटेंशियल एनर्जी थी। थायोल एस्टर, थायो का मतलब सल्फर, तो इसमें सल्फर अटैच्ड, ये एसिटाइल कोए में होता है। तो हम ये एसिटाइल कोए और ये एटीपी और ये सारी चीजें पढ़ते हैं, हमें ये नहीं मालूम था कि दीज आर एक्चुअली द फॉस्फोजेंस, द फॉस्फेट कंटेनिंग कंपाउंड्स। पायरोफॉस्फेट्स के बारे में क्या कह रहे हैं, एनर्जी बॉन्ड्स इन पायरोफॉस्फेट्स आर एसिड एंड हाइड्राइड, ये यू नीड नॉट टू रिमेंबर इट। these bonds are formed by condensation of acid groups, ये जरा ज्यादा ही हो जाएगा। एग्जांपल ऑफ पायरोफॉस्फेट इज एटीपी, ये याद रख लें, एग्जांपल ऑफ पायरोफॉस्फेट इज एटीपी with two high energy diphosphate bonds। एसाइल फॉस्फेट्स में ये एसाइल ग्रुप था, इसके साथ फॉस्फेट अटैच्ड है। नेक्स्ट इस थायोल फॉस्फेट, थायो मैंने बोला इसमें सल्फर से रिलेटेड है, तो एसाइल ग्रुप के साथ एस अटैच्ड है। एग्जांपल इज एसिटाइल कोए। टाइप्स ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड्स, पायरोफॉस्फेट्स, एसाइल फॉस्फेट्स, इनोल फॉस्फेट्स। फॉस्फोइनोल पायरुवेट भी हाई एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी कंपाउंड था, इसकी एग्जांपल यही है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फैमिली ये इनोल फॉस्फेट से बिलोंग करता है। और ये तो फिर रिपीट होगी, ये दोबारा क्यों आती है स्लाइड। कपलिंग एंडरगोनिक एक्सरगोनिक रिएक्शंस, अगेन सिर्फ ये मैंने आपको दिखाना है कि इसके अंदर एटीपी टू एडीपी 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल डेल्टा जी नॉट है उसका। एटीपी हाइड्रोलिसिस इज हाईली एक्सरगोनिक रिएक्शन, फ्रीक्वेंटली कपल्ड टू अदरवाइज एंडरगोनिक रिएक्शंस, इसलिए इसका हमने इधर मेंशन भी कर लिया। फॉस्फोइनोल पायरुवेट इतना ज्यादा रिएक्शंस में इस्तेमाल नहीं होता, एटीपी तो हर रिएक्शन, कुछ ना भी मिले कि कहाँ से आएगी एनर्जी, तो बंद करके एटीपी बोल दें। अच्छा, दिस इज जस्ट शोइंग के हार्मोन जैसे और भी जितनी एंजाइम्स हैं उनको भी अपनी एक्टिवेशन के लिए एटीपी की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि एटीपी अपनी एनर्जी दे करके हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज के साथ जब ये पी अटैच्ड होगा लाइक दिस, so it will activate this hormone, and once this is active it can act upon many other places and start off the reactions। और ये तो एंजाइम है ना, तो एंजाइम्स तो आपको पहले ही पता है, they what they do to the compound, they decrease the activation energy, जो कि एक बहुत बड़ा पहले एक्टिवेशन के लिए चाहिए होती है, तो एंजाइम्स दे डिक्रीज दिए। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताई थी, जो बायो एनर्जेटिक्स है और जो काइनेटिक्स है, इन दो का डिफरेंस कल बताया था ना। तो बायो एनर्जेटिक्स जो एंथैल्पी है, एंट्रोपी है और डेल्टा जी है, डू दे टेल अस द रेट ऑफ अ रिएक्शन एज वेल? डू दे टेल अस हाउ फास्ट अ रिएक्शन इज हैपनिंग? Do they tell us whether the enzymes they are working to make the reaction faster? क्या हमने कोई ऐसी बात कल की थी बायो एनर्जेटिक्स में? हमने ऐसी बात नहीं की थी, हमने कहा था बायो एनर्जेटिक्स विल ओनली टेल यू द डायरेक्शन of the reaction, whether it will happen spontaneously or non-spontaneously, by looking at the value of the delta G naught. If it is in the negative, it is in the forward direction. If it is in the positive, it will be in the backward direction. एक spontaneous है, easy flow, एक uphill task है जो backward वाला direction है। और दूसरा हमने क्या कहा था कि what will tell us the rate of reaction, उसके लिए जरूरी है वो बताता है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स विल टेल अस के रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, फास्ट है, स्लो है। और काइनेटिक्स में क्या चीज उस रेट को फास्ट या स्लो कर देती है? प्रेजेंस ऑफ these kind of एंजाइम्स। इसमें एनर्जेटिक्स में एंजाइम्स का हमने रोल नहीं लेकर आना है, और काइनेटिक्स में फिर एंजाइम्स का रोल भी आ जाता है। आगे ना ये आपके हार्कर में डिफरेंट इस तरह की एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे सीटीपी एंड यूटीपी, यूरिडिन के साथ, साइटोसिन के साथ, के दे आल्सो रिक्वायर व्हाट यू कॉल इट एक्सर्गोनिक रिएक्शन ऑफ द एटीपी टू एडीपी। इनको एक्टिव होने के लिए इन एंजाइम्स को यहाँ से ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स चाहिए। तो यूटीपी सीटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, ये पिरामिडल मेटाबॉलिज्म में आएगा।
एक्टिवेशन ऑफ द फैटी एसिड्स, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स को भी एटीपी चाहिए। ये कंपाउंड इसके साथ मिलकर तो एसाइल एडिनाइलेट बन जाएगा, और ये थायोसल्फर वाला कंपाउंड जब आता है एसाइल ग्रुप के साथ मिलकर के एसाइल क्लोराइड। और लास्टली ये जो है अदर न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, जैसे एनटीपी ट्राइफॉस्फेट है, पार्टिसिपेट इन ग्रुप ट्रांसफर पोटेंशियल बाय एनडीपी काइनेसिस। यानी यहाँ पर अभी इसको रिएक्शन तो नहीं दिखाया हुआ, लेकिन अगर ये एनटीपी हो तो यहाँ पर कोई एनडीपी काइनेज होगी, तो ये उसके साथ मिल करके पार्टिसिपेट करता है ग्रुप ट्रांसफर पोटेंशियल में, कि उसको दे देगा अपना फॉस्फेट ग्रुप, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होते हैं यहाँ पर एज इट इज। जब ये नेचर में हमारी बॉडी में पड़े होते हैं एंजाइम्स की रीच के बगैर, तो ये बड़े स्टेबल होते हैं, लेकिन एंजाइम्स को देख करके ये अपना आप भूल जाते हैं, सो दे गिव ऑफ देयर फॉस्फेट ग्रुप टू द एंजाइम्स। तो ये एनएमपी, एनडीपी, एनटीपी, ट्राई डाई एंड मोनो, जस्ट लाइक एटीपी, एडीपी और एएमपी। ओके, सो दिस वाज योर लास्ट स्लाइड। आज के लिए इतना ही बायो एनर्जेटिक्स का करना है। अभी 10:51 हो गए हैं। और यू वांट टू आस्क एनीथिंग? कुछ आपने ना आज के लेक्चर में सिर्फ इसको फॉस्फेजेंस को याद रखना है कि फॉस्फेट कंटेनिंग ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स या कंपाउंड्स कौन से होते हैं, और वो जो एक मैंने टेबल बताया ना आपको, वो सारे के सारे फॉस्फेजेंस हैं। वो वहां से आपको डेल्टा जी नॉट की वैल्यूज भी पता चल रही है। 7.3 से ज्यादा हाई एनर्जी कंपाउंड्स है, 7.3 से कम लो एनर्जी कंपाउंड्स हैं, and that these are serving as intermediary compounds, and that they are controlling the cyclic, they are controlling the ATP to ATP ratio which is being monitored in every cell। और जहां इसकी एग्जॉस्शन होती नहीं है, हो जाए तो सेल फंक्शन करना रुक जाएगा। तो वो जो साइकिल हमने सिट्रिक एसिड साइकिल एंड क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक, ये तो दोनों एक ही नाम है ना, क्रेटिन का साइकिल, क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस, ये सारे साइकिल्स आपस में बहुत ही इंट्रिकेटली कनेक्टेड हैं। एंड एज फार एज द माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन, वो आप पढ़ेंगे और उसके अंदर यू विल सी कि उसमें एंजाइम्स का रोल बहुत कम है ही नहीं, ठीक है। उसके अंदर सारे ऑक्सीडेशन हो रही है, बायो एनर्जेटिक्स एंड ऑक्सीडेशन, ऐसे ही नहीं नाम पड़ गया। सिवाय एटीपी जो एक पंप है या वो एक एंजाइम है आखिर में आएगी, उसमें एटीपी का रोल आता है। बाकी पूरी चेन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, and no enzymes are there, therefore it was important for you to tell you कि bioenergetics में enzymes का रोल नहीं है, kinetics में enzymes का रोल आ जाता है। तो ये आज के लेक्चर का क्रक्स था। आई होप इसमें कुछ आप लोगों को ना समझ आई है, कोई नई एटीपी से कुछ नए लिहाज से वाकफियत हुई है। टुमारो वी विल डू द डिफरेंट एंजाइम्स के, उसकी एंजाइम्स की रिडक्शन ऑक्सीडेशन कैसे होती है। दैट विल बी द लास्ट लेक्चर फ्रॉम माय साइड ऑन एनर्जेटिक्स। नेक्स्ट देन रीइनिशिएट होगा फॉर द ऑक्सीडेशन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एनीबॉडी एनी क्वेश्चंस? मैम, जी, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये लोएस्ट एनर्जी कंपाउंड है, या ग्लूकोज 3 फॉस्फेट सबसे मतलब इसकी कम एनर्जी है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं, जो ग्लिसराइल ग्लूकोज 1,3 बिस फॉस्फेट था, मैं उस टेबल के पास जाती हूँ, जो कंपाउंड है ग्लूकोज 1,3 बिस फॉस्फेट, उसकी कम एनर्जी है। तो ये सारे जो लिस्ट थी ना कंपाउंड्स की, वो फॉस्फेट कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। तो उन कंपाउंड्स में सबसे मैक्सिमम फॉस्फोइनोल पायरुवेट की थी एनर्जी पोटेंशियल, और सबसे कम नीचे नेक्स्ट अभी आ जाता है। उस टेबल को तो आप बार बार एनर्जेटिक्स में देख लिया करें। ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये लो एनर्जी कंपाउंड्स हैं। इन कंपाउंड्स की लो एनर्जी पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल हमें इन फिगर्स से पता चल रही है कि ये लो एनर्जी पोटेंशियल रखते हैं और ये हाई एनर्जी पोटेंशियल रखते हैं।
आप ये भी पूछ सकते हैं कि अगर ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट की इतनी मैक्सिमम पोटेंशियल है तो फिर एटीपी क्यों इस्तेमाल होता है? नेचर जस्ट सेलेक्टेड एटीपी एज इट्स फेवरेट पार्टनर टू डू द रिएक्शंस। क्या कह सकते हैं? एक तो ये हैवी बड़ा भारी भरकम कंपाउंड है, ये तो हल्का फुल्का सा है, तो इसको हमने वो बना लिया लैंडमार्क के। इससे ऊपर हाई एनर्जी फॉस्फेट कंटेनिंग कंपाउंड्स है, इससे नीचे लो एनर्जी फॉस्फेट कंटेनिंग कंपाउंड्स। और ये सारी वैल्यूज इसकी डेल्टा जी नॉट वैल्यू है ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सम ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के जब ये टूटते हैं इनके फॉस्फेट ग्रुप्स तो इतनी एनर्जी निकलती है। और इससे पीछे उन्होंने एक और टर्म भी बताई थी ना, ग्रुप ट्रांसफर पोटेंशियल, कि जैसे रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, तो ये इनका ग्रुप ट्रांसफर पोटेंशियल है, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप में कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर होना ही है, ये उसका पोटेंशियल है। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? चलें फिर, शैल वी लीव? आप लोगों का ग्रुप अनाउंसमेंट कर देंगे एज फार एज योर प्रैक्टिकल ऑन फ्राइडे and tutorial on Monday and test on Tuesday.